हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वर्क निकालने के अलग अलग मेथड्स। यानी फोर्स जब कांस्टेंट हो तब वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स जब वेरिएबल हो तब वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, वगैरह वगैरह। वर्क कैलकुलेट करने का एक और मेथड है जो कि है द मेथड ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स के थ्रू भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ्स के बारे में एक बेसिक बात हमें मालूम होनी चाहिए कि चाहे कोई सा भी ग्राफ हो, वाई एक्सिस पे कोई तो भी फिज़िकल क्वांटिटी होगी, एक्स एक्सिस पे कोई तो फिज़िकल क्वांटिटी होगी। तो किसी भी ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो हमेशा होता है y इंटू एक्स। यानी वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे होगी वो मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी। और किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप यानी टैन थीटा, तो किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है टैन थीटा। टैन थीटा यानी वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी। तो वाई अपॉन एक्स करो तो हमें स्लोप मिल जाएगा, और वाई इंटू एक्स करो तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो इसी आधार पे अगर हम देखें कोई भी, अगर हम एफ एक्स ग्राफ की बात करते हैं, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कोई ग्राफ है, तो मैं सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। मान लो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके अंडर का जो एरिया होगा वो एरिया हमको क्या देगा, वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी। और ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो हमारा क्या है, वर्क है। यानी पता ये चला कि एफ एक्स ग्राफ का एरिया निकालने से हमको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। अब इसमें बस एक बेसिक बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर इस तरह से हमको कोई ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, तो ऊपर वाला जो एरिया है ये हमें पॉजिटिव वर्क देगा, नीचे वाला जो एरिया है वो नेगेटिव वर्क देगा। तो अगर मान लो ऊपर वाला वर्क W1, रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ मैं, मान लो ये 20 + 25 जूल आ गया, और ये मान लो W2 नीचे वाला जो एरिया हमने निकाला था वो सपोज़ -15 जूल आ गया, तो हम नेट वर्क डन क्या बोल पाएंगे, नेट वर्क डन हो जाएगा W1 + W2, जो कि हो जाएगा 25 - 15, और अल्टीमेटली ये हो जाएगा +10 जूल। तो इस तरह से हमें जो है एरिया का यूज़ करके वर्क डन हम निकाल सकते हैं। इस बेसिक बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कुछ और क्रिटिकल बातें डियर स्टूडेंट्स, कुछ और क्रिटिकल बातें डियर स्टूडेंट्स। बात यह है कि कुछ सवाल हमको ध्यान में रखने हैं कि अगर मैं ये पूछूं कि क्या ग्रेविटी का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, क्या फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, क्या स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, क्या जवाब हो सकता है इसका डियर स्टूडेंट्स। सच बात तो ये है कि ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स देके बताता हूँ। ये बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमें जानना चाहिए। अक्सर बच्चे जो हैं इन कॉन्सेप्ट्स को लेके कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा पर्दा उठाना चाहूँगा। स्टेप बाय स्टेप लेते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें, तो सपोज़ ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है,
तो डियर स्टूडेंट्स इसको एक पर्टिकुलर हाइट से हमने रिलीज़ कर दिया। ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, मान लो वो वहाँ से यहाँ आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया, h का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी उसका वेट किधर लग रहा था, नीचे लग रहा था। अब डियर स्टूडेंट्स जब ऑब्जेक्ट A से B तक आया तो जिधर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है उधर ही उसका डिस्प्लेसमेंट है, जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे। लेकिन अगर वही इस ऑब्जेक्ट को मैं, ऑब्जेक्ट नीचे था और इसको थ्रो किया ऊपर की ओर, तो वो यहाँ पहुँच गया, नीचे से ऊपर इसको थ्रो किया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव हुआ, पर थ्रू आउट जो इसका वेट है वो तो नीचे एक्ट कर रहा था। तो हम देख रहे हैं कि इस केस में जो फोर्स है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो नीचे एक्ट कर रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, इसीलिए इस बार वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने देखा कि ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक और छोटी सी बात ध्यान में रखना डियर स्टूडेंट्स कि जब भी वर्क डन पॉजिटिव होता है तो उस केस में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। कब, जब वर्क डन पॉजिटिव होता। ठीक है, जैसे यहाँ ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और वही अगर वर्क डन नेगेटिव है, जहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका है, तो यहाँ वर्क डन नेगेटिव है। तो अगर नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटती है यानी काइनेटिक एनर्जी घटती है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो ये अभी मैंने बता दिया ग्रेविटी के बारे में कि वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं। लेट्स सी हाउ। तो डियर स्टूडेंट्स सपोज कि ये एक रफ ग्राउंड है, रफ है ना, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये रफ है। इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक लिया कुछ तो भी मास से, इस ब्लॉक को मैंने कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया है। मैं कोई भी रैंडम वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मान लो इसको 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी देके हमने छोड़ दिया और ये कुछ दूर बाद जाके रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इस तरह से ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव दिशा में हो रहा है, पर थ्रू आउट फ्रिक्शन किधर लग रहा था, थ्रू आउट फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन था। तो हम देख रहे हैं ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेगेटिव है। यानी सिंपल शब्दों में बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो ऑपोजिट दिशा में है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पहले केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट दिशा में। ठीक है, तो फिर से हमने देखा कि क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है तो वेलोसिटी यहाँ पे घटेगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। अब देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का वो केस जिस केस में फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल केस है, इसको हम समझ लेते हैं कि डियर स्टूडेंट्स सपोज हमने एक ट्रॉली लिया, ट्रॉली हो सकती है बस, कार, कुछ भी ले लो, है ना। तो मान लो एक ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर एक ब्लॉक है, कुछ तो भी मास है उसका, और ये ट्रॉली जो है ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करके आगे जा रही है। ठीक है, तो इस ट्रॉली के साथ साथ ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है, ब्लॉक भी आगे बढ़ रहा है ट्रॉली के साथ साथ। तो इस ब्लॉक को आगे कौन बढ़ा रहा होगा? तो अगर हम इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएं,
ब्लॉक का एफबीडी बनाए तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन वही है जो ट्रॉली का एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमको ऐसी कंडीशन दी हुई है कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो इस ब्लॉक को आगे बढ़ने के लिए कौन मदद कर रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक जो है वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं हो रहा है, ऐसा बोला है उसने, स्लिप नहीं हो रहा। तो इस ब्लॉक को आगे बढ़ने में कौन मदद कर रहा है? फ्रिक्शन, क्योंकि भाई नीचे तो mg और नॉर्मल तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली इस दिशा में कौन सा फोर्स है जो ब्लॉक को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है? हम तो एक्चुअली इसको खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक भी साथ साथ मूव हो रहा है, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ये फ्रिक्शन लग रहा है जो ऊपर वाले ब्लॉक को मूव करने में मदद कर रहा है। वरना ये फ्रिक्शन नहीं होता, ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक आगे बढ़ ही नहीं पाता, ट्रॉली आगे बढ़ जाती, ब्लॉक स्लिप करके वहीं का वहीं रह जाता, वहीं नीचे गिर जाता। तो जैसा कि हमने देखा कि इस केस में फ्रिक्शन जो है वो जिस दिशा में है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में हो रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इस केस में फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, और बढ़ भी रही है। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, फ्रिक्शन का वर्क भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अब हम आते हैं, अच्छा मैं ये बता दूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मामला बदल सकता है। हाँ, इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर मान लो इस वाले फ्रेम से हम देख रहे हैं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि इस बंदे को वो ब्लॉक रेस्ट पे दिखता रहेगा, तो इसके लिए फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। पर ग्राउंड वाले बंदे के लिए फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है, एक छोटी सी बात थी, बता दिया। और अब सबसे क्रिटिकल बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि स्प्रिंग फोर्स की जब हम बात करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन है क्या वो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा या दोनों भी हो सकते हैं? उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको भी समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हम स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्यों होता है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और ये बातें हमको पता होनी चाहिए कि ये स्प्रिंग अगर अपने नेचुरल लेंथ पे है और अगर हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, कितने से स्ट्रेच कर दिया? एक्स से स्ट्रेच कर दिया, तो स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट दिशा में एक्ट करता है। स्ट्रेच करो या अगर कॉम्प्रेस कर दो तो ये हमने क्या कर दिया? कॉम्प्रेस कर दिया। कॉम्प्रेस किया तो डिस्प्लेसमेंट उधर है, तो स्प्रिंग फोर्स इधर है। तो हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि ऊपर वाले केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव, और नीचे वाले केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव। तो क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट दिशा में होता है, तो इसीलिए जो है हम ये रिलेशनशिप लिखते हैं, एफ स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए वो एक वेरिएबल फोर्स है। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस फैक्टर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसके। तो घुमा फिरा के ये स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है। अब अगर हमें निकालना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एक्स। क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स है तो मैं यहाँ पे Fs लिख देता हूँ। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स ये जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, अच्छा बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि P डॉट क्यू क्या होता है? P डॉट क्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q। ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो इसी बेसिस पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भैया ये जो डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्स इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये कब की बात है, ये मैंने एंगल 180 क्यों लिया, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आगे। तो अभी स्प्रिंग फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट के बाद ये मैग्नीट्यूड आता है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो kx हो जाएगा, ये dx, और ये मैंने लिया cos 180। अब ये मैं cos 180 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डायग्राम में देखेंगे डिस्टेंस, जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है पर स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव है, यानी दोनों ऑपोजिट दिशा में है। क्योंकि दोनों की दिशा ऑपोजिट है, इसीलिए मैंने ये कॉस, ये जो दोनों के बीच का जो एंगल है उसको मैंने क्या लिया, 180 लिया। तो इस केस में अल्टीमेटली जो है ये cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, अंदर x dx हो जाएगा, लिमिट 0 से x तक रख देंगे तो ये अल्टीमेटली -kx²/2 यानी -12 kx²। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया, यानी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्रेस भी करेंगे तो भी वर्क डन नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि कॉम्प्रेस करते टाइम भी डायग्राम में देखेंगे, कॉम्प्रेस करते टाइम भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए स्ट्रेच करो या कॉम्प्रेस करो, इन दोनों केस में स्प्रिंग का वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, -12 kx²। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव कब हो सकता है, तो आओ देखते हैं कि स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव कब हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, और अब मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद मैंने उसको रिलीज़ कर दिया। तो जब, एक मिनट, मैं यहाँ पे इसको x = 0 बोल देता हूँ, ये बता रहा है कि ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे। ठीक है, अभी मान लो इसको स्ट्रेच किया और यहाँ तक उसको स्ट्रेच किया है, और स्ट्रेच करने के बाद हमने उसको छोड़ दिया। तो जब स्ट्रेच करने के बाद हमने उसको यहाँ तक स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद छोड़ दिया, तो जब हम उसको छोड़ देंगे तो वो किधर जाना शुरू करेगा, इधर जाना शुरू करेगा, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट अभी इधर होगा, टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन की ओर यानी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और स्प्रिंग फोर्स भी तो हमेशा मीन पोजीशन की ओर ही लगता है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि अगर हम स्ट्रेच करके छोड़ दें ब्लॉक को, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही स्प्रिंग फोर्स। या तो ये केस देखो, या ये भी केस देख सकते हैं कि अगर मान लो हम कॉम्प्रेस करके छोड़ दें इस ब्लॉक को, तो क्या होगा, ये ब्लॉक इधर मूव करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर, और ये स्प्रिंग फोर्स भी, स्प्रिंग फोर्स तो हमेशा उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर ले जाने की कोशिश करता है। तो फिर से हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में, यानी ये खींच के छोड़ो, ये कॉम्प्रेस करके छोड़ो, मतलब एक बार हम उसको छोड़ देंगे स्प्रिंग फोर्स के हवाले कर देंगे, तो ऊपर वाले केस में भी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो है वो +12 kx² हो जाएगा, और नीचे वाले केस में भी स्प्रिंग फोर्स +12 kx² हो जाएगा, है ना। यानी पता ये चला कि जब ब्लॉक फ्रीली मूव कर रहा है, जब डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा ब्लॉक जो है वो, जब हमारा ब्लॉक फ्रीली मूव कर रहा है उस केस में, यानी जब हमारा ब्लॉक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है, यानी ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में, दोनों केसेस में ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है। तो जब ब्लॉक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करेगा तो उस केस में वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और हम देख रहे हैं इसको खींच के छोड़ दो या कंप्रेस करके छोड़ दो,
छोड़ देने का मतलब है कि वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन भागना शुरू कर देगा। इन दोनों केस में वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसका मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो हम जानते हैं कि जब ब्लॉक उधर से इधर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इधर से उधर भी जाएगा तो भी उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी जब ब्लॉक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करेगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा और उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन पिछले केस में क्या हुआ था, जब ब्लॉक अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन मूव कर रहा होगा, यानी ब्लॉक मीन पोजीशन से उधर जा रहा होगा, मीन पोजीशन से उधर जा रहा होगा या मीन पोजीशन से इधर जा रहा होगा, दोनों ही केस में ये मीन पोजीशन से अवे मूव कर रहा, तो उस केस में फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट दिशा में हो जाएंगे और वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। और वर्क डन नेगेटिव हो जाने का मतलब है कि वेलोसिटी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर तुम फार्मूला के टर्म्स में भी लिखना चाहो ना, तो फार्मूला के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एंगल ज़ीरो क्यों लिया, क्योंकि जब हम उसको कॉम्प्रेस करके छोड़ देंगे तो डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स की दिशा सेम हो जा रही है, इसीलिए ये एंगल ज़ीरो लिया है। और इस केस में अल्टीमेटली वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, +12kx² आ जाएगी। तो पिछले केस में यहाँ पर -12kx² आया था, लेकिन इस केस में यहाँ पर +12kx² आएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ एंगल ज़ीरो है और यहाँ एंगल 180 है। तो जैसा कि हमने देखा, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन अगर मूव कर रहा हो बॉडी तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा, और अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन उधर या इधर मूव करे, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन मूव करे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। यानी कि पता चला कि स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इन सब का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इसीलिए ये केस टू केस बेसिस पे हमको लेना होगा। हाँ, ये आंख मूंद के हम कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये किसी बुक में ये चीज़ें आपको ऐसे क्लियरली लिखी हुई नहीं मिलेंगी, इसीलिए मैंने थोड़ा चाहा कि इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा एलाबोरेट कर दूं ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। और अब मैं क्विकली जो है एनर्जी की बात कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो इसी के साथ वर्क वाला पहलू हमारा ख़त्म हो गया है, अब हम एनर्जी पे आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी जो है, मैकेनिक्स में हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, वो चैप्टर जो है वो मैकेनिक्स के अंदर का चैप्टर है। तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं। एक को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरे को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन की वजह से होती है। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको सिंपली हम 12mv² बोलते हैं। इसका डेरिवेशन भी है, पर मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी 12mv²। याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी जो है, वेलोसिटी ज़ीरो होते ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यानी जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव होता है और ये वेलोसिटी का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी ऑब्जेक्ट इधर भागे या उधर भागे, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव हो या वेलोसिटी नेगेटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। और एक तीसरी बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी क्योंकि एनर्जी का ही एक रूप है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट, ऐसा यूनिट जूल होगा।
और पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल होगा। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ले लो, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी ले लो, सब का ऐसा यूनिट जूल ही होगा। ठीक है। और आखिरी बात काइनेटिक एनर्जी के बारे में वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आ जाती है। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। सिंपल से एग्जांपल लेके भी हम समझ सकते हैं कि सपोज एक ट्रॉली है, ट्रॉली इस तरह से मूव हो रही है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है। अब एक बंदा यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, एक बंदा ग्राउंड से देख रहा है। ठीक है। और ये इस तरह से ये मूव हो रहा है ये ब्लॉक, तो सपोज v वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ये ट्रॉली जिस वेलोसिटी से मूव हो रही है, ब्लॉक भी उसी वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो ग्राउंड वाले बंदे को ये जो ब्लॉक है वो इस वेलोसिटी से मूव होता हुआ दिखेगा, तो ये ग्राउंड वाले बंदे को कुछ तो भी वैल्यू दिखेगी काइनेटिक एनर्जी की। लेकिन जो ट्रॉली के ऊपर वाला बंदा है उसको तो वो किस पे दिखेगा, उसको तो वो ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा। तो ट्रॉली वाले बंदे के लिए हम बोल सकते हैं कि वो बोलेगा कि ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। कौन बोलेगा, ये वाला बंदा, क्योंकि इसको वो रेस्ट पे दिख रहा है। पर ग्राउंड वाले को वो काइनेटिक एनर्जी की कुछ तो वैल्यू दिखेगी, क्योंकि वो ब्लॉक उसको मूव करता हुआ दिखेगा। तो देखा हमने कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो कहाँ पर डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। और अब आखिरी बात, और वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का मामला जो है ये बड़ा ही क्रिटिकल मामला है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल एनर्जी के वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब बहुत सारी टाइप्स हैं इसके। डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। पर इस चैप्टर के लिए हमको बस 2 ही टाइप की पोटेंशियल एनर्जी को जानना है। हमको एक तो जानना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा हमें जानना है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों भी हमने जान लिया तो इस चैप्टर के लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसके बारे में डिटेल में हमको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है, पर इस चैप्टर में एक ब्रीफ बस इंट्रोडक्शन है फार्मूला और उसके एप्लीकेशन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू mgh। बचपन से यूज़ करते आए हैं, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये h क्या है, हाइट। ठीक है। और जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा U लिखो या सिंपली U भी लिख सकते हैं, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे हाफ kx²। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। बाय द वे पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए। तो याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी और अ सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन, कॉमा, ओरिएंटेशन, कॉमा, कॉन्फ़िगरेशन, कॉमा, शेप, ETC। तो डियर स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो इन सारे फैक्टर्स की वजह से आ सकती है। यानी शेप के वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, शेप अगर चेंज होता है किसी बॉडी का तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, या किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाए तो उसकी वजह से भी वो जो एनर्जी आती है, इन सभी एनर्जीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके बस रैप अप कर देता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ से आता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर उठा के यहाँ रख दी, यहाँ लेके चले गए, h हाइट से ऊपर लेके चले गए, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ गया ना। पहले पोजीशन कहीं और थी और बाद में पोजीशन कहीं और हो गई। तो चेंज इन पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आए वो भी पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोजीशन हो या ओरिएंटेशन हो, ओरिएंटेशन की भी हम बात करते हैं। जैसे कि मान लो एक रॉड यहाँ रखा हुआ है ग्राउंड पे, और इस रॉड को हमने इस तरह से खड़ा कर दिया, तो क्या हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था पर वो यहाँ आ गया, तो मतलब सेंटर ऑफ मास इसका ऊपर चला गया ना। सेंटर ऑफ मास ऊपर जाने का मतलब है कि इसके पास कुछ ना कुछ
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई इसकी। तो यहाँ पर हमने उसका क्या चेंज किया, ओरिएंटेशन चेंज किया, ठीक है, ओरिएंटेशन। तो पोजीशन और ओरिएंटेशन ये दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है डियर स्टूडेंट्स, शेप। क्योंकि स्प्रिंग को जब हम कॉम्प्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो हम उसका बेसिकली शेप चेंज कर रहे होते हैं। इनफैक्ट वायर के साथ भी वही होता है, वायर को भी जब हम खींच के लंबा करते हैं ना वायर को, तो वहाँ भी हम शेप चेंज कर रहे होते हैं। तो शेप चेंज होने के वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, पोजीशन और ओरिएंटेशन चेंज होने के वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। इस पोटेंशियल एनर्जी को एक अलग नाम दिया गया है और शेप चेंज होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है उसको अलग नाम दिया गया है। तो पोजीशन या ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी बॉडी के पास आ जाएगी उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और शेप चेंज होने की वजह से जो एनर्जी बॉडी के पास आ जाएगी उसको हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। और यही थी कुछ बेसिक बातें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात वो ये है कि याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है डेल्टा यू इक्वल टू mgh, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक रेफरेंस लेवल चूज़ करना पड़ता है, जो कि जनरली ग्राउंड पे चूज़ करते हैं, लेकिन कहीं भी चूज़ कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम जनरली ऐसा मानते हैं कि भाई ग्राउंड पे जो है पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, जो जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मानते हैं, और किसी पर्टिकुलर हाइट पे, तो मान लो एक पार्टिकल यहाँ था तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम ज़ीरो ले लेंगे, और इस पार्टिकल को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, h हाइट ऊपर लेके चले गए, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम बोलते हैं भाई डेल्टा u इज़ इक्वल टू mgh। डेल्टा u यानी u फाइनल माइनस u इनिशियल इज़ इक्वल टू mgh, और u इनिशियल क्योंकि ज़ीरो है तो u फाइनल को ही हम u बोल के mgh बोल देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि रेफरेंस लेवल हम कहीं भी चूज़ कर लें उससे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे डियर स्टूडेंट्स, सपोज मैं यहाँ पर ओरिजिन चूज़ करता हूँ, ठीक है, और ये 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, और सपोज एक पार्टिकल जो है वो इनिशियली 2 पे था और 2 से हमने उसको डिस्प्लेस करा के 4 पे रख दिया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिस्टेंस, वो 2 से 4 चला गया। तो उसका जो देखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था, तो डिस्टेंस ये उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था और ये उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर था। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वो हो गया x2 माइनस x1। x2 हमारा 4 है, x1 2 है, तो ये अल्टीमेटली +2 हो गया, ये उसका डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ओरिजिन चेंज कर देता हूँ, सब कुछ वही रखता हूँ, सिर्फ ये ओरिजिन अब यहाँ से शिफ्ट करा के ना मैं ओरिजिन कहाँ ला देता हूँ, 1 पे ला देता हूँ। तो अब यही डायग्राम ऐसा बन जाएगा, मैं ओरिजिन को शिफ्ट करा दे रहा हूँ और अब ओरिजिन आ चुका है 1 पे। तो ये हमारा 0 है और ये 1 है, 2 3 और 4। तो मैंने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, 1 पे ला दिया। ओरिजिन हम कहीं पे भी ले सकते हैं, तो इस बार ओरिजिन में कहाँ ले रहा हूँ, 1 पे ले रहा हूँ। पार्टिकल हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा था डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकल हमारा 2 से 4 जा रहा था, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो मैंने ओरिजिन को शिफ्ट करा दिया है, ओरिजिन को शिफ्ट भी करा दिया है, तो अब क्या होगा, थोड़ी सी नंबरिंग बदल जाएगी। तो मैं थोड़ा नंबरिंग बदल के लिख देता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा मामला हो जाएगा कि ये हमारा ओरिजिन हो गया है और हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो अब ये 1 2 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
तो ओरिजिन हमने चेंज कर दिया, जो पॉइंट 0 था वो अब क्या बन गया है, ये -1 बन गया है, और जो 1 था वो वाला पॉइंट अब ओरिजिन बन चुका है, यानी हमने ओरिजिन को शिफ्ट करा दिया। तो पिछले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा पार्टिकल 2 से 4 जा रहा था, लेकिन अभी हमारा पार्टिकल 1 से 3 जा रहा है इस फ्रेम से, ठीक है। तो इस फ्रेम के हिसाब से ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। फिर से अगर हम डेल्टा x निकालें तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डेल्टा x हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा x हमारा क्या है, इस केस में हमारा डेल्टा x ये है और इस केस में हमारा डेल्टा x ये है। तो नीचे वाले केस में अगर डेल्टा x हम निकालें तो हो जाएगा x2 - x1, x2 क्या है, x2 3 है और x1 क्या है 1 है, तो फिर से +2 मीटर आ गया। यानी मैं बताना ये चाह रहा था कि x1 x2 की वैल्यू बदल गई, ऊपर x1 2 था, ऊपर x1 2 था, x2 4 था, और यहाँ x1 1 है और x2 3 है। तो x1 x2 की वैल्यू बदल जाएगी अगर हम ओरिजिन को चेंज करते हैं, रेफरेंस लेवल को चेंज करते हैं, तो x1 x2 की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन डेल्टा x की जो वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट है रेफरेंस लेवल के। यानी हम ओरिजिन कहाँ चूज़ कर रहे हैं उससे डेल्टा x को कोई मतलब नहीं है। यानी हम ओरिजिन कहीं भी चूज़ कर लो, डेल्टा x की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। वही मामला यहाँ बताना चाहता मैं कि जो डेल्टा u हमें दिख रहा है, रेफरेंस लेवल हम कहीं भी चूज़ कर लें। जैसे मान लो एक बॉब यहाँ से वहाँ चला गया, तो अगर रेफरेंस लेवल तुम यहाँ ग्राउंड पे चूज़ कर लो, यानी ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी तुम 0 मान लो, ये रेफरेंस लेवल है, तो भी यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, अगर इस हाइट को हम h बोलते हैं, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh ही होगा। तो अगर हम रेफरेंस लेवल यहाँ भी लें, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 यहाँ लें, तो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होगा। और अगर रेफरेंस लेवल ग्राउंड पे लें, यानी u0 वाली पोजीशन लेवल जो है ग्राउंड पे लें, तो भी ये डेल्टा u mgh ही होगा। और u0 वाली पोजीशन ये लें तो भी डेल्टा u mgh होगा। अगर u0 वाली लाइन यहाँ ले लें, रेफरेंस लाइन यहाँ भी ले लें, तो भी डेल्टा u mgh ही होगा। यानी तुम रेफरेंस लेवल कहीं भी ले लो, u0 वाला लेवल, डेल्टा u की जो वैल्यू है mgh, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें कुछ बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स थे, इसीलिए मैंने एक फ़्लो में ही बताना ज़रूरी समझा। तो इसी के साथ साथ हमारा वर्क और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है और कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स। आज के लिए इतना बस करते हैं। अगर कोई डाउट रहा तो वीडियो को पॉज करके मिनट और सेकंड नोट डाउन कर लेंगे और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में नीचे डाउट पूछ सकते हैं, या नहीं तो वो बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओवर एंड आउट।